आदि के दिमाग में अचानक से कुछ खटका और उसकी आंखें चमक उठी। वो बालकनी से सीधे अपने रूम में आता है, फिर रूही के रूम की तरफ चला जाता है। रूही सोने ही जा रही होती है, पर तब तक गेट नॉक होता है। इस टाइम कौन होगा, रूही सोचते हुए दरवाजा खोलती है। सामने दरवाजे पर आदि को देखकर रूही बोलती है, अरे भाई, आप कुछ चाहिए क्या आपको? आदि अंदर रूम में चला आता है। रूही भी दरवाजा फेर कर आदि के पीछे आती हुई बोली, कोई बात हुई है क्या भाई? नहीं, वो एक्चुअली कुछ पूछना था तुझसे। फिर आदि रूही से कुछ पूछता है तो रूही इतराते हुए बोली, बता तो दूं, पर मुझे क्या मिलेगा? अरे ये तो गलत बात है, आज सुबह ही तो तुझे तेरा गिफ्ट मिला न, फिर अब और क्या चाहिए? आदि रूही को घूरते हुए बोला। रूही फिर से बोली, वो तो रस्म का गिफ्ट था, पर इस काम के लिए भी कुछ तो देना पड़ेगा न, वरना मैं नहीं बताने वाली। आदि हार मानते हुए, अच्छा ठीक है, जो चाहिए दिलवा दूंगा, पर पहले बता तो। रूही आदि को कुछ बताती है तो आदि बोला, ओ तो ये बात है, चल मैं तुझसे बाद में मिलता हूँ, और हाँ ये बात मिस वोल्केनो को मत बता देना, पिसुनसिया जैसे। वॉट पिसुनसिया, ये क्या होता है भाई? रूही अपना सर खुजलाते हुए बोली। तो आदि बोला, हे महादेव, तुझे पिसुनसिया का मतलब नहीं पता? पता नहीं तेरा क्या होगा? पिसुनसिया का मतलब होता है चुगलखोर, समझी? जो डायलॉग आरू ने आदि को मारा था, उसी के जैसा आदि ने रूही को चिपका दिया। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। भाई मैं कोई चुगलखोर नहीं हूँ, समझे आप? और अगर आपने मुझे ये पिसुनसिया एंड वॉट एवर इट वॉच बोला ना, तो मैं बता रही हूँ कि आरू को सब बता दूंगी। रूही मुंह बनाते हुए बोली, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तू तो मेरी प्यारी सी बहन है और तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, है ना रूही? आदि मस्का मारते हुए बोला। तो रूही मुस्कुरा के बोली, फिलहाल तो नहीं बताऊंगी, पर अगर मुझे मेरा गिफ्ट नहीं मिला तो जरूर बता दूंगी, वो भी मिला मिला कर बताऊंगी। अब अगर चुगलखोर बोल ही दिया है तो थोड़ी वैसी हरकत भी कर ही सकती हूँ। वैसे तो ये बस कहानी का एक पार्ट है, पर हमारी प्यारी प्यारी सी दोस्तों और दीदियों, आप इसे एक एडवाइस की तरह ले सकती है भाई से गिफ्ट लेने के लिए, फिर चाहे मामला भाई की पत्नी यानी कि आपकी भाभी का हो या भाई की गर्लफ्रेंड का। टैंग आउट, टैंग आउट। नहीं, तू ऐसा बिल्कुल मत करना, और वैसे भी मिलेगा तुझे तेरा गिफ्ट, पर अपना मुंह बंद रख और अब मैं जाओ प्लीज, वरना सुबह देरी हो जाएगी। आदि लाचारगी से बोला। हाँ जाओ आप, पर रूही इतना बोल ही पाई थी, तब तक देखा तो आदि वहां से जा चुका था। रूही ने भी हंसकर दरवाजा लगा दिया। फिर वो आकर अपने बेड पर लेट गई। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। आरू अपने वॉशरूम से बालों को पोंछते हुए बाहर निकली तो देखा आदि उसके बेड पर फैला था। आरू के कदम एक पल को ठटके, पर फिर वो सर झटक कर आई और अपने बेड पर आदि के पास ही लेट गई, और उसने आदि को हक करके अपनी आंखें बंद कर ली और बंद आंखों से मन ही मन बोली, मुझे पता है ये फिर से मेरा वहम है, तुम यहाँ पर नहीं हो, पर फिर भी सुकून मिल रहा है इस तरह से। वही आदि की तो सांसें ही अटक चुकी थी, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो हिम्मत करके धीरे से बोला, मिस बेटर हाफ। हम। आरू बंद आंखों से ही बोली तो आदि फिर से बोला, तुम ठीक हो? हम। आरू फिर से बंद आंखों से बोली, ऐसे ही रहने का इरादा है? आदि फिर बोला तो इस बार आरू ने फिर से बंद आंखों से वही जवाब दिया, हम। आदि को शरारत सूझी तो वो भी आरू को अपनी बाहों में भर के उसके माथे पर किस करते हुए बोला, फिर तो मेरा भी इरादा कुछ ऐसा ही है। आरू ने एकदम से हड़बड़ा कर अपनी आंखें खोल दी। उसने अपना सर हल्का सा ऊपर करके देखा तो आदि उसी को देख रहा था। आरू ने उठने की कोशिश करते हुए कहा, तुम सच में यहीं पर हो? पर अफसोस बेचारी उठ नहीं पाई, क्योंकि आदि ने उसे काफी मजबूती से पकड़ रखा था। आदि आरू को बाहों में भरे ही मुस्कुराते हुए बोला, क्यों, वैसे क्या तुम मेरे सपने देखती रहती हो? इतनी खुमारी भी अच्छी नहीं होती, बीवी साहिबा की ऐसे ही सपने देखने लगी तुम मेरे। आरू तो सदमे में थी, उसे शौक लग चुका था, जिसे उसकी भाषा में झटका या कट भी बोलते हैं, क्योंकि आदि उसके इतने करीब था। तभी आरू के दिमाग में कुछ आया। उसने आदि की आंखों में देखा, फिर मासूमियत से बोली, तुम सच्ची में यहाँ पर हो? और अगर हो तो क्या तुमने सच्ची में मुझे पकड़ रखा? नहीं नहीं, ये बस एक सपना है, तुम रूम में कैसे आओगे? और अगर आए भी हो तब भी मैं गुस्सा हूँ तुमसे। तुम बिना मिले ही घर चले गए, मुझे गुड नाइट भी नहीं बोला, आकर बहुत गुस्सा हूँ। खैर अब मैं क्या ही कहूँ, वैसे भी तुम सुन थोड़ी रहे हो, ये तो बस एक सपना है। एक मिनट में चेक कर सकती हूँ कि ये सपना है या नहीं। आदि तो बस आरू की आंखों में देखे जा रहा था, एक तो उसकी ब्राउन ब्राउन कलर की आंखें, ऊपर से मासूमियत भरी बातें। आदि उसे निहारते हुए बोला, अच्छा और वो कैसे चेक कर सकती हो?
आरू ने एकदम से आदि की बांह पर अपने दांतों से काट लिया और बोली, ऐसे। आदि की पकड़ आरू से ढीली पड़ गई तो आरू झट से उठकर बेड से कूद गई। आदि भी अपनी बांह को पकड़े हुए उठा, फिर आरू की ओर देखते हुए बोला, ये क्या किया तुमने? अरे मेरे भोले भाले से पतिदेव, अब देखो सपना है या हकीकत चेक करने के लिए चिकोटी काटते हैं। पर मेरे तो दोनों हाथ फंसे हुए थे ना, इसलिए मैंने चिकोटी काटने की जगह तुम्हें काट के चेक कर लिया। आरू खुशी के साथ बोली। पर फिर अचानक से थोड़ी मायूस होकर बोली, पर मैं ना तुमसे बहुत गुस्सा हूँ यार मिस्टर मेढक। आदि उठकर आरू के पास आया, फिर उसके सामने खड़े होकर बोला, वैसे क्यों गुस्सा हो तुम, रीजन बताओ। अरे बताया तो तुम मुझसे बिना मिले ही चले गए। अब बताओ भला, कोई भी इंडियन पति तो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। पता है इंडिया में पति लोग हमेशा अपने पत्नी से मिलकर ही कहीं जाते हैं। पर तुम अमेरिका में रहे हो ना, शायद इसलिए तुम्हें कुछ नहीं पता। और जब उस टाइम गुड नाइट बोलने नहीं आए तो अभी क्यों आए हो? मुझे नहीं करनी तुमसे बात अब बिल्कुल भी। आरू मुंह बना के बोली तो आदि एकदम से उसको उसकी कमर से पकड़ के अपने करीब खींच लेता है। अचानक से ऐसे खींचने की वजह से आरू के हाथ आदि के सीने पर आ जाते हैं और उसके गीले बाल आदि के चेहरे पर। आरू ने महसूस किया कि इस समय आदि की धड़कनें बहुत तेज थी। आदि आहिस्ता से आरू के बाल अपने चेहरे से हटाकर आरू के कान के पीछे कर देता है। आदि के इस तरह बाल पीछे करने से आरू की आंखें बंद हो गई। आदि अपना चेहरा आरू के कान के पास लाया, फिर धीरे से उसके कान में बोला, तो हमारी बीवी सेहेबा नाराज है हमसे। आदि के होंठ आरू के कानों से छू रहे थे। आरू बुरी तरह से सहर उठी थी। आरू कुछ नहीं बोलती, बस जोर से हाँ में अपना सर हिला देती है। चलिए फिर अभी आपकी नाराजगी खत्म कर देते हैं। इतना बोलते ही आदि आरू को अपनी बाहों में उठा लेता है। आरू के हाथ आदि के गले के इर्द गिर्द बंध गए। आदि आरू को बाहों में लिए नीचे हाल से होते हुए गेट के पास आया, फिर उसने आरू को आंखों से ही गेट खोलने का इशारा किया तो आरू ने ना में अपना सर हिला दिया। ठीक है फिर मत खोलो गेट, तुम गेट नहीं खोलोगी तो तुम्हें लगता है तुम्हें नाराज रहने दूंगा मैं? वैसे तो कुछ ऐसा करता नहीं, पर अब लगता है तुम्हें किस करके मनाना पड़ेगा। आदि मुस्कुराकर बोला और आरू की तरफ को झुकने लगा। तो आरू ने झट से गेट खोल दिया और बोली, नहीं नहीं देखो गेट खोल दिया मैंने। आदि मुस्कुरा उठा, फिर आरू को गोद में लिए ही बाहर आके कार में बैठा देता है। फिर आदि बोला, अगर तुम यहाँ से हिली भी तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और वापस मेन गेट के पास जाके उसे फेर कर आ जाता है। आदि आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा, फिर उसने पीछे से एक काले रंग का कपड़ा उठाया और आरू की आंखों पर बांधने लगा। आरू एकदम से बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? उसके हाथ आदि की कलाइयों पर आ गए। आदि कपड़ा बांधते बांधते रुक गया, फिर हल्का सा कपड़ा हटाकर बोला, भरोसा है ना तुम्हें मुझ पर? आरू अपने दोनों हाथ नीचे कर लेती है और मुस्कुराकर आदि को देखते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है। आदि मुस्कुराकर आरू के आंखों को काले कपड़े से ढक देता है और सीट बेल्ट लगा के पीछे हटता है। फिर वो भी सीट बेल्ट लगा के कार ड्राइव करने लगा। देखो सीट बेल्ट जरूर लगाना चाहिए अपने, आदि और आरू ने भी लगाई है तो आप सब भी जरूर से लगाना हर बार। करीब रात के 1 बज गए थे। आदि एक जगह लाकर कार रोकता है। वो कार से उतरता है, फिर आरू को भी हाथ पकड़कर उतारता है। आरू की आंखों पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी। सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा नजारा था। ठंडी ठंडी हवा दोनों को छू कर गुजर रही थी। आदि ने आरू के आंखों से पट्टी हटाए। आरू ने सामने देखा तो खुशी से उछल पड़ी। अब बताने से अच्छा है दिखा ही दूं कि सामने कैसा नजारा था, क्योंकि वो क्या है ना हमसे बताया नहीं जाता। आरू खुशी के साथ बाहें फैलाकर गोल गोल घूमती हुई बोली, ये तो मेरी फेवरेट प्लेस है। फिर एकदम से रुककर बोली, तुम्हें कैसे पता चला? आदि कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा दिया तो आरू समझ गई ये किसकी कारस्तानी है। तुम्हें रूही ने बताया होगा, क्योंकि उसे और दादा को ही पता है मेरी इस फेवरेट प्लेस के बारे में। आदि ने फिर कुछ नहीं कहा, वो बस मुस्कुराते हुए आरू को देख रहा था। इसके स्क्रू कहीं गिर गया क्या जो ये पागलों जैसे मुस्कुराए जा रहा है? हाँ गिर ही गया होगा, पर कहाँ और कैसे? आरू मन ही मन सोच रही थी। आदि आरू के पास आकर बोला, मैंने तो सुना था तुम्हें बगस्टॉक्स के साथ खेलना बहुत पसंद है, आज नहीं खेलोगी? अरे ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि मैं ना खेलूं, पर मैं खेलते खेलते आगे निकल गई तो तुम यहाँ अकेले रह जाओगे, फिर तुम्हें डर लगेगा और ऐसे अच्छा नहीं लगता। आरू आदि से बोली तो आदि बोला, नहीं कुछ नहीं होगा, तुम एंजॉय करो और मैं ध्यान रखूंगा कि तुम आगे न जाओ, ओके? मैं यही कार से टिका हूँ। पक्का ना, तुम आगे तो नहीं जाने दोगे ना मुझे? आरू मासूमियत से बोली तो आदि ने मुस्कुरा के न में सर हिला दिया। आरू थोड़ा आगे गई और बग स्टॉक्स को पकड़ने की कोशिश करने लगी। आदि ने कार में से कैमरा निकाला और आरू की फोटोज लेने लगा। वही आरू इन सब से बेखबर खेलने में लगी थी। थोड़ी देर बाद आरू आदि को भी खींचकर अपने साथ ले गई और आदि भी आरू के साथ उन्हें पकड़ने लगा। दोनों लोगों ने खूब मस्ती की, उसके बाद दोनों वही जमीन पर बैठ गए। सच में यहाँ कितना मजा आया, मैंने पहले कभी इतनी मस्ती नहीं की।
आदि हंसते हुए बोला तो आरू उसे देखने लगी। हंसते हुए आदि के गालों पे डिंपल पड़ रहे थे। आरू हाथ आगे बढ़ाकर अपनी उंगली आदि के गाल पर रख देती है जहां डिंपल पड़ रहा था। आदि हंसते हंसते रुक गया और आरू की तरफ देखा तो आरू झेपते हुए अपनी उंगली हटाकर बोली, वो मैं तो बस तुम्हारे डिंपल देख रही थी। वो बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा मतलब है तुम हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। आदि आरू का हाथ पकड़ के उसकी उंगली वापस से अपने गाल पे रखते हुए बोला, पूरा का पूरा तुम्हारा ही हूं तो ऐसे शर्माने की जरूरत नहीं है। आरू कुछ नहीं बोली, बस दूसरी तरफ देखते हुए मुस्कुरा दी। आदि एकदम से आरू की गोद में लेते हुए बोला, यार मेरी कमर दुख गई बैठे बैठे, प्लीज अब हटाना मत, अच्छा लग रहा है। आरू कुछ नहीं बोली, बस आदि के बालों में अपना हाथ फेरने लगी। चारों ओर शांति थी, बस वहां पर जगमगाते बग स्टॉक्स की हल्की हल्की सी आवाज आ रही थी। बहुत सुकून भरा लग रहा था सब कुछ। आदि आरू की आंखों में देखकर बोला, अब तो तुम नाराज नहीं हो ना? आरू मुस्कुरा कर बोली, जिसका पति इतना अच्छा हो इतने प्यार से मनाए तो भला कैसे नहीं मानती मैं। बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, पर हाँ तुम्हें मुझे गुलाब लाकर देने होंगे। ओके। आदि आंखें बंद करके बोला। थोड़ी देर बाद आदि अचानक से उठ बैठा। आरू ने उसकी ओर देखा पर आदि कार की तरफ बढ़ गया। कार के पास जाकर उसने कार में से गिटार निकाला और वापस से आकर आरू के सामने बैठा और आरू को गिटार देके कहा, यार सब कुछ इतना अच्छा है, बस एक गाना सुना दो प्लीज, अब तो तुम नाराज भी नहीं हो तो एक गाना मेरे लिए प्लीज। आरू गिटार लेकर उसमें कुछ स्ट्रिंग सेट करती है। फिर उसने गिटार बजाते हुए गाना शुरू किया। कहते हैं, खुदा ने इस जहान में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया। हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा। मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही। किसी के लिए 0.2 कुछ तो है तुझसे राब्ता। कुछ तो है तुझसे राब्ता। कैसे हम जाने, हमें क्या पता। कुछ तो है तुझसे राब्ता। तू हम सफर है, फिर क्या फिक्र है। जीने की वजह यही है मरना, इसी के लिए। कहते हैं, खुदा ने इस जहान में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। आरू की दिल की बात गाने के जरिए ही सही, पर एकदम सिचुएशन पर फिर बैठी थी। आरू ने गाना खत्म किया। आदि तो बस एकटक आरू को देखे जा रहा था। आरू ने गिटार साइड में रखा और एकदम से जाकर आदि को हक कर लिया। आदि ने भी कसकर आरू को अपनी बाहों में भर लिया। एल टू बी कंटिन्यू। आदि ने भी कसकर आरू को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों गले लगे हुए थे। अचानक से आदि संभला और आरू से अलग हो गया। आदि इधर उधर देखने लगा। आदि आरू के बोलने से पहले ही बोल पड़ा, सॉरी वो बस तुमने इतना अच्छा गाया कि मैं ऐसे, मेरा मतलब है कि वो मैं, मेरा इंटेंशन गलत नहीं था। मतलब वो, अरे रे रे थम जाओ जरा, हकले बने जा रहे हो। मैंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी तुमसे, मुझे बुरा नहीं लगा। इवन मैंने तुम्हें हक किया था, तुमने मुझे हक नहीं किया समझे। और मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि फ्रेंड हो तुम मेरे, वो भी पति वाले फ्रेंड, तो इतना तो चलता है। ऊपर से इतना अच्छा सरप्राइज दिया, थैंक यू। आरू आदि को शांत कराते हुए बोली। पति वाले फ्रेंड मतलब? आदि आरू को घूरते हुए बोला। तो आरू बोली, अरे मेरे भोले से मिस्टर हबी, पता है तुम न कभी कभी बिल्कुल छोटे बच्चों जैसे हर बात पूछते हो। और पति वाले फ्रेंड का मतलब है कि पति तो हो ही तुम मेरे, पर फ्रेंड भी तो हो, इसलिए पति वाले फ्रेंड बोला मैंने। पर चिंता मत करो, अब से तुम्हें मिस्टर हबी ही बोलूंगी। अरे मिस्टर मेढक नहीं बोला करोगी? आदि तपाक से बोला। आरू उसे देखने लगी। आदि फिर से इधर उधर देखने लगा। आरू खिलखिला के हंस पड़ी। फिर आदि के पास जाके उसके गालों को खींचते हुए बोली, नहीं बोलूंगी मिस्टर मेढक, अब से मिस्टर हबी बोलूंगी। और बीच बीच में अगर तुमने झगड़ा किया तो बोल सकती हूँ, पर वैसे नहीं बोलूंगी। आदि आरू के हाथ पकड़ कर बोला, आह इट्स हटिंग। आरू उसके गाल खींचना बंद कर देती है। अब ठीक है तो चलो, अब मैं भी सहेबा बोला करूंगा। मिस बेटर हेल्थ थोड़ा लंबा लगता है। आदि मुस्कुरा कर बोला। फिर हल्का सा सर झुका के एक हाथ को कार की तरफ करते हुए अदब से बोला, तो चले सहेबा, काफी टाइम हो गया है, कल विदाई भी तो करानी है तुम्हारी। आफ्टर ऑल बिना बीवी के दिल नहीं लगता हमारा। हो गई बकवास खत्म, अगर ये बकवास दोबारा की न तो मैं खुद नहीं जानती मैं क्या करूंगी। फिर आदि का हाथ पकड़ के उसके हाथ में पहनी घड़ी में टाइम देखकर बोली, 3 बज गए हैं मिस्टर हबी, अब चलो भी। और आदि को खिंच के कार की ओर ले जाती है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। करीब 1 घंटे में दोनों चौहान मेंशन के सामने रोड पर पहुंच गए।
आदि और आरू बाहर निकले। आरू गेट के पास गई। आदि अभी भी कार से टिककर आरू की तरफ देख रहा था। आरू अंदर की ओर जाके पलटी, फिर आदि को जाने का इशारा किया। आदि ने हाँ में अपना सर हिला दिया। आरू मुस्कुराकर दरवाजा बंद किया। आदि भी चला गया। तभी आरू ने हल्का सा दरवाजा खोल के देखा, आदि जा चुका था। फिर आरू भी मुस्कुराते हुए गेट बंद करके अपने रूम में चली गई। आदि बेड पर लेटा थोड़ी देर पहले की बातें सोच रहा और मुस्कुराए जा रहा था। कमाल की बात है आदित्य राठौर, तुम ऐसी हरकतें भी कर सकते हो। मतलब पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। ओ गॉड, इट्स टू मच कॉम्प्लिकेटेड। पर जो भी हो, मुझे ये कॉम्प्लिकेशन अच्छी लग रही है। और ऐसे ही मुस्कुराते हुए सो गया। वही आरू भी अपने रूम में लेटी आज के बारे में ही सोच रही थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म के जैसे चल रहा था। वो कभी कभी मुस्कुरा उठती और आदि की करीबी के बारे में सोच के बीच बीच में सिहर सी जाती। पर अचानक से उसे कुछ याद आया और वो बेचैनी से उठ के बैठ गई। फिर अपने आप से ही बोली, नहीं आराध्य, तू इस तरह से उसके साथ नहीं बंध सकती। ये मत भूल, जिस दिन उसे तेरे मिशन के बारे में पता चला उसे बहुत तकलीफ होगी और वो तकलीफ उसे तू देगी। नहीं नहीं, ऐसे मत कर। पता है तुझे कि हम दोनों के का कोई भविष्य नहीं है, इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। तू दूर रह उससे, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। आरू एक गहरी सांस लेती है, फिर लेट जाती है और थोड़ी देर में नींद की आगोश में चली गई। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। अगले दिन रात को देर से सोने की वजह से आरू देर तक सोती रही। नव आके आरू को उठता है। आरू उनिंदी सी उठी और नव के गाल पर किस करके बिना कुछ बोले ही सीधे वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। इसे क्या हो गया, नव मन ही मन बोला। थोड़ी देर बाद आरू फ्रेश होकर बाहर आई। नव अभी भी रूम में ही था। आरू ने उसे देखा। नव ने अपनी बाहें फैला दी तो आरू गई और सीधे नव के गले लग गई। नव उसका सर सहलाते हुए बोला, कोई बात हुई क्या आरू, तू इतनी अपसेट क्यों है? आरू नव के गले लगे हुए बोली, दादा मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। उन राक्षसों की वजह से कितनों का ही दिल दुखेगा, कितने लोगों को तकलीफ होगी। उनमें से कुछ तो अपने बहुत ही अजीज है। मैं उन लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहती, पर जैसे ही उन राक्षसों के बारे में सोचती हूँ वो पूरा मंजर मेरे आंखों के सामने घूम जाता है। उन्हें उनकी किए की सजा दिए बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगी, पर आखिर में मैं जीत कर भी हार जाऊंगी। जब सबको सच पता चलेगा तो सब नाराज हो जाएंगे मुझसे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। दादा, उनको जिंदा तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी मैं। पता है कल रात वो क्लिप वही उसी जगह की है। उन सभी ने एक और परिवार बर्बाद कर दिया। बोलते बोलते आरू की आंखों में नमियां आ गई। नव आरू को खुद से हल्का सा अलग करके उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब सबको सच पता चलेगा तो सब तुझ पे प्राउड फील करेंगे। हो सकता है थोड़ा नाराज हो क्योंकि उन्हें पूरा सच उस समय नहीं पता होगा, पर जब आखिर में सब कुछ पता चलेगा तो सब तुझे वैसे ही प्यार करेंगे जैसा अभी करते हैं सब। बस उस समय तुझे स्ट्रांग रहना होगा, बहुत कुछ सहना होगा तुझे, पर तेरा दादा हमेशा तेरे साथ है। और रही उन लोगों की बात तो मुझे सब पता है। बस अब एक बार शादी हो जाए, फिर देखते हैं कि वो कैसे बचते हैं। सही कहा आपने दादा, हम चुन चुन के बदले लेंगे। पहले तो बस उन्हें तड़पाना है, बेहद तड़पाना है। मौत की भीख मांगेंगे तब जाके उन्हें मौत मिलेगी। उन्हें सजा इंडिया का कानून नहीं मैं दूंगी। और मुझे पता चल गया है अब कि मुझे क्या करना है। आरू की आंखों में खून उतर आया था। नव बस आरू को देख रहा था। नव ने आरू के कंधे पर हाथ रखा। आरू ने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर जब खोली तो उसकी आंखें एकदम नॉर्मल थी। यही खासियत होती है कुछ लोगों की, वो सब कुछ आसानी से छुपा लेते हैं। दुनिया भर का दर्द हो अंदर, लेकिन सबके सामने एक हंसता चेहरा ही होता है। आरू के पास सिर्फ उसके दादा ही थे जिनसे कुछ नहीं छिपा था। वैसे एक बंदा और भी है, पर उनके बारे में हम आगे के पार्ट्स में पढ़ेंगे। नव आरू को देख मुस्कुराता है, फिर धीरे से बोला, वैसे तेरे पैर तो ठीक ही है, तो फिर तुझे आदि कल गोद में उठा के कहाँ ले गया? दादा वो कल रात वो आरू हकला रही थी। नव उसे देख के हंसते हुए बोला, टेंशन मत ले, आदि ने पहले मुझे कॉल करके बता दिया था कि वो तुझे बाहर ले जाना चाहता है। मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। आदि तुझे समझता है, तेरी फिक्र करता है, तेरा साथ भी देता है। कब तक देगा दादा? आरू हल्का सा फीका मुस्कुरा कर बोली। तो नव आरू का हाथ पकड़ के बोला, हमेशा देगा। मैंने देखा है उसकी आंखों में तेरे लिए बहुत फिक्र है, तुझे खोने का डर है, बहुत इज्जत है। वो तुझसे भी ज्यादा तेरी इज्जत करता है। और एक बात बताओ तुझे, एक ऐसे इंसान को कभी जाने मत देना जो तेरी इज्जत तुझसे ज्यादा करता हो।
इस मिलती बिछड़ती दुनिया में जो सच में तुझे खोने से डरता हो। बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे इंसान। ये कुछ लाइंस हमने एक जगह पढ़ी थी, बहुत खूबसूरत लाइंस है ये, कुछ शब्दों में बहुत बड़ी बात समझाई गई है। ये कुछ लाइंस उन लोगों के लिए जिन्होंने किसी भी कारण अपने एक ऐसे इंसान से दूरी बना ली हो। और तेरे और आदि के बीच में भी कुछ ऐसा ही है। क्या दादा आप भी ये बातें लेकर बैठ गए? चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं, बहुत भूख लगी है। आरू बात को टालते हुए बोली। हम चल, नव आरू से बोला तो आरू आगे की ओर निकल गई। नव अपने मन ही मन बोला, तू चाहे कितना ही छिपा ले, कितना ही टालती रहे, पर बदलने तो लगी है तू। थोड़ी देर बाद आदि आरू को वापस से राठौर मेंशन ले जाने के लिए आया। रूही भी आदि के साथ में आई थी, क्योंकि पग फेरों की रस्म के बाद नंद अपनी भाभी को ले जाने आती है। आदि आकर नीचे ही नव के साथ बैठ गया और रूही ऊपर आरू के रूम की तरफ चली गई। नीचे राखी जी और सीमा जी आदि की खातिरदारी में लगी थी। दोनों ही अपने हाथों से आदि को खिलाने पर डटी थी। बेचारे आदि की हालत पस्त हो चुकी थी। वो जैसे ही मना करने के लिए मुंह खोलता, तब तक उसके मुंह में एक लड्डू रख दिया जाता। आदि आस भरी नजरों से नव को देख रहा था, पर नव तो फुल मजे लेने के मूड में था। वो बस हंसते हुए आदि को देख रहा था। रूही जब आरू के रूम में पहुंची तो आरू पंचिंग बैग पर मुंह के बरसाते हुए किसी से फोन पर बात कर रही थी। उसने ब्लूटूथ कनेक्ट कर रखा था। बचेगा तो उनमें से कोई भी नहीं, बस लीड रेडी रख तू। आरू इतना ही बोल पाए तब तक उसकी नजर रूही पर पड़ी, जो उसकी कबर्ड में से कुछ कपड़े निकाल रही थी। आरू ने हड़बड़ाकर कॉल काट दी और वापस से अपनी पंचिंग करने लगी, जैसे कि उसने रूही को देखा ही न हो। रूही बालकनी में आई, फिर आरू को देखकर बोली, मुझे पता था तू यही होगी। चल अब ये तेरा पंचिंग बैग भी ले चलेगी, तू घर पे प्रैक्टिस कर लेना, पर अभी चल, मम्मी वेट कर रही होंगी। और तेरे लिए एक सूट निकाल के रखा है बेड पर, वही पहन के आना, तू उसमें बहुत प्यारी लगेगी। अरे मेरी जान, तू टेंशन मत ले, तेरे लिए तो कुछ भी करने को रेडी हूँ। फिर ये सूट पहनना कौन सी बड़ी बात है, तू चल, मैं 5 मिनट में आई। आरू पंचिंग करते हुए ही बोली। 5 मिनट तेरा वेट कर रही हूँ मैं इसी रूम में, चल अब। रूही आरू को कमरे में ले जाते हुए बोली। आरू वॉशरूम में चली गई और रूही वही बैठ के उसका वेट करने लगी। आरू वॉशरूम से बाहर आई, रूही तो उसे देखते ही रह गई। डार्क ब्लू कलर का फुल स्लीव सूट और व्हाइट पटियाला सलवार में वो कमाल लग रही थी। उसने व्हाइट कलर का ही डिजाइनर दुपट्टा एक साइड से डाला था। मेकअप के नाम पर बस वही अपनी आरू और हमारा भी फेवरेट आंखों में काजल। रूही आरू को गले लगा के बोली, हाय आज तो भाई गए काम से, तुझे देखकर पलके झपकाना भूल जाएंगे, तू देखना। हो गया तेरा, अब चले नीचे। आरू रूही के सर पे चपत मारते हुए बोली। हाँ चल, रूही बोली और फिर दोनों ही नीचे की ओर चले गए। नीचे नवा के राखी जी और सीमा जी को रोकते हुए बोला, बस करिए, अभी रस्में होनी है, अगर ऐसे खिलाते रहोगे आप लोग तो तबीयत बिगड़ जाएगी उसकी। ओह हाँ चलो, अभी रहने दो, दामाद जी को बाद में खिलाएंगे, अभी तो कलेवा की रस्म भी होनी है, उसमें भी खिलाया जाएगा। सीमा जी बोली तो आदि एकदम से बोल पड़ा। क्या अभी और भी खाना है? अरे वो बस तुम्हें तंग कर रही है वो। नव बोला तो राखी जी और सीमा जी हंस पड़ी। आदि ने भी एक चैन की सांस ली, अभी वो ठीक से सांस ले भी नहीं पाया था, तब तक उसकी सांस फिर से अटक गई। उसने आरू को देखा तो पलके झपकाना भी भूल गया। वो बस एकटक आरू को देखने लगा। रूही आरू से बोली, देखा मैंने बोला था न कि भाई पलके झपकाना भी भूल जाएंगे। आरू कुछ नहीं बोली, बस चुप रही। आरू नीचे आई तो राखी जी और सीमा जी ने उसे आदि के पास में बैठा दिया और दोनों का तिलक किया, फिर रूही को भी तिलक किया। आदि सभी रस्में करके दोपहर तक आरू को वापस से राठौर मेंशन ले आया। वहां पर सारिका जी ने दोनों की आरती करके अंदर ले गई, पर आरू आदि से बिल्कुल बात नहीं कर रही थी, मतलब बोल सकते हैं फुल टू इग्नोर मार रही थी। बेचारा आदि बड़ा परेशान था कि आखिर यह क्या है। पूरा दिन यूं ही बीत गया। रात में सभी डिनर के बाद अपने अपने रूम में चले गए। आदि रूम में आया तो आरू सो चुकी थी। आदि धीरे से उसके पास आया, फिर उसका सर पर हाथ फेर कर बोला, आखिर हुआ क्या है साहिबा, क्यों ऐसे बेहमी कर रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, पर बहुत बुरा लग रहा है, प्लीज यार ऐसा मत करो। इतना बोलकर आदि फिर से आरू के सर पर हाथ फेरता है और उसे ठीक से चादर उड़ाकर जाके काउच पर सो जाता है। आरू अपनी आंखें खोल के आदि को देखती है, फिर वो भी बड़ी मुश्किल से सो जाती है। अगली सुबह जब आदि उठा तो आरू रूम में नहीं थी। वो फ्रेश होकर नीचे आया, इधर उधर नजर दौड़ाई, फिर भी आरू नजर नहीं आई। थोड़ी देर बाद राकेश जी, सारिका जी, रूही और आदि ब्रेकफास्ट के लिए बैठे थे। आदि आरू के बारे में पूछना चाहता था पर पूछ नहीं पा रहा था। तभी राकेश जी बोले, हमारी पार्टनर कहाँ गई, नजर नहीं आ रही। वो आश्रम गई है, कोई अर्जेंट काम था वहां पर। सारिका जी मुस्कुरा कर बोली, ओ अच्छा कोई नहीं। राकेश जी इतना बोल के आदि की तरफ देखते हैं, जो चुपचाप से अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। राकेश जी उसे देखकर हल्के से मुस्कुराते हैं, फिर वो भी अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। आदि और राकेश जी दोनों ही ऑफिस के लिए निकल गए। आज का दिन भी बीत गया।
रात में आदि जब रूम में आया तो आरू वही खिड़की पर बैठी एकटक चांद को देख रही थी। और आदि अपने चांद को देखने लगा, हमारा मतलब है आरू को देखने लगा। आरू ने ब्लैक कलर का टॉप और शॉर्ट्स पहने थे। टॉप में से उसकी कमर दिख रही थी। बालों का मेसी सा बन जिसमें से दो लटें निकल के चेहरे पर झूल रही थी। खिड़की से आती ठंडी हवा आरू को सुकून पहुंचा रही थी। कुछ तो चल रहा था उसके दिमाग में। आदि धीरे से आके आरू के पास में ही खिड़की से टिक गया। आरू ने जैसे ही महसूस किया आदि वहां पर है, वो उठकर जाने लगी। वो चाह ही रही थी कि आदि ने उसकी कलाई पकड़ ली। आरू ने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर मन ही मन बोली, मिस्टर अभी क्यों मुश्किल बढ़ा रहे हो मेरे लिए। दोनों की पीठ थी एक दूसरे की तरफ। मुझसे कोई गलती हुई है क्या साहिबा? आदि आरू से बोला। तो आरू धीमे से बोली, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? आदि आरू का हाथ पकड़े उसके सामने आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नहीं मिस्टर हबी, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। आरू इधर उधर देखकर बोली। तो आदि बोला, यही बात मेरे आंखों में देखकर बोलो। आरू आदि की आंखों में देखने लगी। फिर उसने आदि के बालों को बिगाड़ते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही तुमसे दूर भाग रही हूँ और न ही इग्नोर कर रही हूँ, समझे? चलो अब सो जाए, कल सगाई है, उसकी भी तैयारी करनी है तो जल्दी उठना पड़ेगा। आदि बस इतना बोलकर आरू का हाथ छोड़ देता है। आरू बेड की तरफ चली जाती है। कुछ तो बात है साहिबा, तुम कितना भी छिपाओ पर तुम्हारी आंखों को देखकर ही समझ पा रहा हूं मैं। आदि मन ही मन बोला, फिर जाके काउच पर लेट गया। आरू उठी और आदि को काउच से हाथ पकड़ते हुए उठाकर बोली, यहाँ लेटोगी तो बैक पेन होगा, चलो बेड पर ही सोया करो चुपचाप से, कोई जरूरत नहीं है काउच पर सोने की, चलो। आदि कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप से आज्ञाकारी पति की तरह आरू की बात मानकर बेड पर एक साइड लेट जाता है। आरू भी दूसरी साइड लेट जाती है तो आदि करवट लेकर आरू को पीछे से बाहों में भर लेता है। आरू मुड़कर उसकी तरफ हैरानी से देखती है। मुझे नींद नहीं आ रही, प्लीज ऐसे सो जाऊं, आदि मासूमियत से बोला। तो आरू मुस्कुरा दी और पलटकर आदि को हल्के से हक करके सो गई। आदि भी सो गया। अगली सुबह आरू उठी तो आदि अभी भी उसे पकड़ के सोया हुआ था। आरू मुस्कुरा कर उसके माथे पर किस करती है, फिर हल्के से खुद को छुड़ाकर वॉशरूम में चली जाती है। आज अपने नवहिका की सगाई थी तो बड़े शानदार तरीके से सभी तैयारियां चल रही थी।